सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जी डियर स्टूडेंट, न्यू बायोलॉजी की बुक से एक और नए टॉपिक के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन को। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सेल के किस ऑर्गेनल में होता है? किस ऑर्गेनल में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सबसे पहले हम सेलुलर रेस्पिरेशन को देखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक रिडॉक्स प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन भी होती है और जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, और ग्लूकोज जब टूटता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ होता है। अगर हम कहें कि सेलुलर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के रिवर्स है तो क्या ये बात सही होगी? हाँ, ये बात सही होगी। क्यों? कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट की मौजूदगी में ये बना रहे थे ग्लूकोज को C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकल रही थी। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को देखें तो इसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें जब ग्लूकोज टूटता है तो वाटर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और प्लस में एनर्जी भी बनती है। एनर्जी जिसको हम ATP कह रहे हैं, ठीक है, जो कि सेल की करेंसी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम सांस ले रहे हैं, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हार्ट हमारी बीट कर रही है, और भी न जाने कितनी अक़साम के जो फंक्शन हैं हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं, जिनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो फ्यूल मॉलिक्यूल ग्लूकोज से होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि एनाबॉलिक प्रोसेस है, और ग्लूकोज टूटता है, लार्ज मॉलिक्यूल टूटता है, डिस्ट्रक्शन होती है, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अगर रेस्पिरेशन को हम फर्दर देखेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है कि रेस्पिरेशन जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो ऑक्सीडेटिव जो है ऑक्सीडेटिव एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है, जिसको मिला के हम रिडॉक्स करते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन लूज होता है और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन गेन होता है। मीन्स ऑक्सीडेशन होगी, मीन्स लूज होगा हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अगला जो है रिड्यूस होगा, दोबारा रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो रिडॉक्स प्रोसेस है। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स को देखें तो सेलुलर रेस्पिरेशन की हमें दो अक़साम मिलती हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। जो 2 अक़साम है सेलुलर रेस्पिरेशन के, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरो मीन्स एयर, और एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है, 21% जो है ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटे या कंप्लीट ब्रेक डाउन हो ग्लूकोज का, तो ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेकंड टाइप है वो है एनएरोबिक। एन मीन्स विदाउट, एरो मीन्स एयर, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर ग्लूकोज टूटे, तो ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज टूटे, तो ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक कहेंगे। तो दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो आगे फर्दर हम एरोबिक और एनारोबिक को देखेंगे। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, देखें हम डिटेल में एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा हम टचअप देंगे एनारोबिक को भी आपको समझाने के लिए। जो रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। कितने स्टेप में?
3 स्टेप में। स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। उसके जो 3 स्टेप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप आते हैं, तभी जो ग्लूकोज है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। जो नंबर 1 स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज का टूटना, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। याद रखिएगा, कभी ये सवाल पूछ भी लेते हैं इन डिटेल्स से कि ग्लाइकोलाइसिस व्हिच टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। जवाब क्या होगा? साइटोप्लाज्म। आपने याद रखनी है बात कि ग्लाइकोलाइसिस, हालांकि जनरली हम बात करते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मगर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन, उसको आपको समझाने के लिए इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। जो सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये वाला साइटोप्लाज्म है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ओके। उसके बाद जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल होता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स जो सेकंड स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको क्रेब साइकिल कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, टीसीए साइकिल कहते हैं। ये आगे हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। और जो तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हमने फर्स्ट पेज में नए बुक में पढ़ा था, जब मैंने आपको समझाया भी था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें क्रिस्टी में होती है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो क्रिस्टाई बनाता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो 3 स्टेप्स में एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है। 3 स्टेप में। कितने? 3 स्टेप में ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। जब ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा तो इसमें से यूकैरियोटिक सेल में से 36 एटीपी बनेंगे। कितने? 36। इसमें बनते हैं 36 एटीपी। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल में 38 एटीपी बनेंगे। ये कैसे बनेंगे? जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाऊंगा और हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा, कैसे 36 एटीपी हमें मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे 38 एटीपी मिलते हैं। ये आपको कहानी आगे समझ में आ जाएगी। अगर हम देखें, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कौन सा स्टेप है जो दोनों में होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो आपका जवाब होगा ग्लाइकोलाइसिस। देखें, ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एनाएरोबिक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एनाएरोबिक है। मगर ग्लाइकोलाइसिस क्योंकि एरोबिक का पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। इसे जनरली कोई पूछे क्या ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सीजन की ज़रूरत है? नो। तो इसलिए ये दोनों में होता है। मीन्स एरोबिक में भी हो रहा है और एनाएरोबिक में भी होता है। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें जस्ट एक स्टेप इन्वॉल्व है। किसमें? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जस्ट ग्लाइकोलाइसिस होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। अगर हम देखें कि किस में कितने कितने एटीपी बनते हैं, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में हमें नेट 2 एटीपी मिलते हैं। कितने? 2 एटीपीज मिलते हैं। और ये जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल में भी हमें 2 एटीपीज मिलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें हमें 34 एटीपीज मिलते हैं। कितने? 34। इसका हम हिसाब किताब देखेंगे। अभी अगर हम बैलेंस बनाएंगे तो इसमें 38 हो जाएंगे। और आप पूछेंगे कि भाई यूकैरियोटिक में तो 36 बन रहे हैं, तो यहाँ पे 38 एटीपी कैसे हो रहे हैं? ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर दूसरा डिफरेंस मैं आपसे पूछूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं और एनाएरोबिक में कितने बनते हैं? एरोबिक में कितने? 36। और एनाएरोबिक में? एनाएरोबिक में कैसे 38? एनाएरोबिक में बनेंगे ही 2, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, और ना क्रेब साइकिल हो रही है, ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है। तो एनाएरोबिक में बनेंगे 2 एटीपी। कितने? 2 एटीपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे तो कंप्लीट ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, तभी यहाँ पे 36 एटीपी बन रहे हैं। मगर एनाएरोबिक में कितने एटीपी बन रहे हैं? 2। क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक स्टेप हो रहा है, उसके बाद दूसरा कुछ भी नहीं हो रहा।
कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। इसलिए एनारोबिक में 2 एटीपी बनेंगे और एरोबिक में कितने एटीपी बनेंगे? 36। कितने बनेंगे? 36। आगे हम इसको एनारोबिक को सबसे पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम एरोबिक को इन डिटेल में तीनों के तीनों स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस दोनों में कॉमन है। तो हम स्टार्ट ही ग्लाइकोलाइसिस से करेंगे, मगर सबसे पहले हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। पायरूवेट, जब ग्लूकोज टूटता है तो पायरूवेट बनता है और पायरूवेट फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, क्रेब साइकिल में नहीं जाता, ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाता है, और इसलिए इसमें 2 एटीपी बनते हैं। अगर हम मैकेनिज्म देखें किसका? एनारोबिक रेस्पिरेशन का। एनारोबिक रेस्पिरेशन का अगर मैकेनिज्म देखें और हम देखें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन वो कौन से जानदार हैं जिनमें होती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया और यीस्ट में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वर्टिब्रेट, स्पेशली हमारे मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जब आप ज़्यादा कसरत का काम करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, या ये बच्चे जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनके मसल्स जो हैं उनकी तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, और ये मसल्स जो है वो उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, और इन मसल्स में एक एसिड बनेगा जिसको कहेंगे लैक्टिक एसिड। क्या? और लैक्टिक एसिड मसल्स में पेन प्रोड्यूस करेगा। हायर प्लांट्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। अगर हम पाथवे देखें तो देयर आर 2 पाथवेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये डिपेंड करता है किस पे कि एंड प्रोडक्ट क्या बन रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 पाथवे हैं बेस्ड ऑन देयर एंड प्रोडक्ट, कि लास्ट में क्या बन रहा है। एक ऐसी प्रोडक्ट लास्ट में बन रही है जिसको हम लैक्टिक एसिड कह रहे हैं, और एक ऐसी जिसमें अल्कोहल बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है? इथेनॉल बन रहा है, यानी कि अल्कोहल बन रहा है। तो देयर आर 2 पाथवेज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। कितने पाथवे हैं? 2 पाथवे हैं किसके? एरोबिक रेस्पिरेशन के, बेस्ड ऑन द एंड प्रोडक्ट, के लास्ट में क्या बन रहा है, लास्ट में क्या बन रहा है। तो एक है लैक्टिक एसिड। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या? तो हम कहेंगे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक के, क्योंकि एंड में लैक्टिक एसिड बन रहा है या लैक्टेट बन रहा है, और एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लास्ट में एंड में एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज टूटेगा तो लास्ट में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल, जो वाइन इंडस्ट्रीज में, शराब बनाने की इंडस्ट्रीज में या बियर बनाने की इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। अच्छा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को पहले हम समझते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये बैक्टीरिया में होता है और हमारे मसल्स में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स में कम हो जाती है और वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड को देखेंगे तो लैक्टिक एसिड में जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद फौरी तौर पे रिडक्शन हो जाएगी किसकी? पायरूवेट की। पायरूवेट को रिड्यूस करने वाला NADH2 होगा और लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? अब देखें, सबसे पहले इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में हमें 2 ATP मिलेंगे। कितने ATP? 2 ATP मिलेंगे, और ADP जो है वो चेंज हो जाएगा। 2 ADP चेंज हो जाएंगे किसमें? 2 ATP में। और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटेगा और 3 कार्बन वाले हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। इन 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल को हम कह रहे हैं पायरूवेट। क्या कह रहे हैं? पायरूवेट। ये 2 मैंने लिखा है क्योंकि जब ग्लूकोज टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा? 2 पायरूवेट। वो हम यहाँ पे देखेंगे, जब ग्लाइकोलाइसिस आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। 10 स्टेप में, 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स में ग्लूकोज टूटेगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है और ग्लूकोज के टूटने को हम कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कह रहे हैं? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स स्प्लिट, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा और इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पायरूवेट। क्या कहेंगे? पायरूवेट, जिसमें 3 कार्बन है। ये पायरूवेट जो है क्या होगा? ये पायरूवेट रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगी, और इसको रिड्यूस कौन करेगा? NADH।
अच्छा देखें, ग्लाइकोलाइसिस में हमें एक तो एटीपी मिला है, दूसरा हमें मिला है NADH2 भी मिला है। हमें क्या मिला है? NADH2, क्योंकि यहाँ पे NAD प्लस जो है वो चेंज हो गया था 2 NADH2 में। ठीक है, ये जो NADH2 है दोबारा ये रिड्यूस होके चेंज हो जाएगा NAD प्लस में, और ये जो पायरुवेट है इसको रिड्यूस कर देगा किसमें? 2 लैक्टेट में, यानी कि लैक्टिक एसिड में। तो एंड जो प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड बन रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसलिए इस पाथवे को हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नंबर 2 जो है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 3 स्टेप्स हैं, स्पेशली यीस्ट यूज़ की जाती है जो कि यूनिसेल्युलर फंगस है। क्या है? यूनिसेल्युलर फंगस है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस वाइन इंडस्ट्रीज़ में बड़ी इंपॉर्टेंस है, या जो बेकरीज वगैरह हैं, डबल रोटी जो फूलती है उसमें भी जो है यीस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद डी कार्बोऑक्सीलेशन होती है किसकी? पायरुवेट की। और उसके बाद रिडक्शन होती है एसिटल्डिहाइड की। अच्छा देखें, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज जो है वो टूटेगा और 2 ADP चेंज हो जाएंगे किसमें? 2 ATP में। और ग्लाइकोलाइसिस जब टूटेगा तो 3 कार्बन वाले हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसको हम पायरुवेट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पायरुवेट, जो कि यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी। ये जो पायरुवेट है इसकी डी कार्बोऑक्सीलेशन होगी, सेकेंड स्टेप। ये सेकेंड स्टेप है इसमें, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं तो हर एक से 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। डी कार्बोऑक्सी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड इन 2 पायरुवेट से रिलीज होंगे तो 2 कार्बन वाला एक हमें मॉलिक्यूल मिलेगा जिसे हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एसिटाइलहल्डिहाइड। एसिटाइलहल्डिहाइड दोबारा क्या होगा? रिड्यूस होगा, और इसको रिड्यूस कौन करेगा? NADH2। कौन करेगा? NADH2। NADH2 जो कि हमें मिला था किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में। कहाँ पे मिला था? ग्लाइकोलाइसिस में। ये NADH2 दोबारा रिड्यूस होके ये चेंज हो जाएगा NAD प्लस में। किसमें? NAD प्लस में। और ये जो NADH है किसको रिड्यूस करेगा? रिड्यूस करेगा एसिटल्डिहाइड को। एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करके इससे बना देगा इथेनॉल। क्या बना देगा? इथेनॉल, यानी कि अल्कोहल। तो एंड प्रोडक्ट यहाँ पे अल्कोहल बन रही है, इसीलिए इस फर्मेंटेशन को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब एक सवाल मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ आपसे कि लैक्टिक एसिड एक है, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? अल्कोहलिक में। किसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती? लैक्टिक एसिड में। ठीक है, थैंक यू सो मच।